आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस है, उसके अंदर मैंने 2 वीडियो अपलोड करे हैं। एक केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हो, ये दूसरा आप रिएक्शंस को बैलेंस कैसे कर पाते हो, यानी आपके पास शब्द वाली रिएक्शन है तो उसको आप किस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हो और उनकी बैलेंसिंग कैसे करते हो। आज का ये तीसरा लेक्चर रहेगा और आखिरी लेक्चर रहेगा, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कि जो अभी तक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं और रेडॉक्स अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ये इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन आता है। और ये अभिक्रियाएँ जो आएंगी, हर एक अभिक्रिया 2 नंबर में आएगी। वियोजन होगा वो भी 2 नंबर में आएगा। प्रतिस्थापन मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें से चाहे जो रिएक्शन उठा करके एक पूछेगा आपसे 2 नंबर में आएगी, ठीक है। और 2 रिएक्शन पूछता है मतलब 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्जाम के अंदर। तो चलो हम बात करते हैं। और मेरा आपसे ये वादा है कि आपने अगर मेरे इस लेक्चर को देख लिया तो 4 नंबर आपसे कोई ये छीन नहीं सकता है, ये 4 नंबर आपकी जेब में ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं की। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना वो आप लोग अपने नोटबुक सामने ले करके बैठिए, कलम और नोटबुक आपके पास हो, तुरंत उस चीज़ को लिख देना। योगात्मक अभिक्रिया की जो परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको हम लोग योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल, योगात्मक अभिक्रियाओं को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप फिर भी रिएक्शन लिखने में दिक्कत आपको आ रही है तो मेरे लेक्चर को आप पीछे बैक करके फिर से सुन सकते हैं जो मैंने बोला है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के मिलने से एकल उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लोग उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में जलाया जाता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो 1 2 अभिकारक हैं, इस एरो के लेफ्ट में जो है वो अभिकारक होते हैं, राइट वाला उत्पाद होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बैलेंस है, नहीं, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 Mg है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम हमारा नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में बर्न कराया जा रहा है तो ये बनाता है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये इसलिए ऐसा हुआ कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Mg3 होगा, N2 हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनेगा। तो यहाँ पर N2 बैलेंस है, Mg नहीं बैलेंस है, इसको करा दीजिए बैलेंस। उसके बाद फिर आपके पास जी कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है। उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा जी, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के पानी में और प्लस पानी, ये चूने का पानी हो गया। इसमें देर तक CO2 गैस को आप जब फ्लो कराते हो तो ये बनता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 रिएक्टेंट के मिलने से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको अगर दिखाना चाहें, एक और रिएक्शन इसका एग्जांपल ले सकते हैं। कॉपर को ऑक्सीजन में बर्न कराते हैं तो ये ब्लैक कलर की कोटिंग कॉपर पाउडर के ऊपर, ये ब्राउन होता है कॉपर पाउडर, और इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की कोटिंग जमा हो जाती है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कॉपर हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। ये रिएक्शन जितनी भी है ये सब कॉम्बिनेशन में, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे। तो वियोजन जो होती हैं, ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन जी रिएक्शंस। इसमें क्या होगा कि आपके पास एक अभिकारक होगा, ये अभिकारक आपके पास है, मान लो ये अभिकारक है, और इसको ब्रेक कर देंगे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। मतलब ये टूट गया A + B और C भी हो सकता है, 3 भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। उत्पाद यहाँ पर कई बन जाएंगे, यानी योगात्मक की बिल्कुल उल्टी रिएक्शन है ये। योगात्मक में हम लोग अभिकारक 2 या 3 लेते थे, सिंगल उत्पाद बनाते थे। यहाँ पर अभिकारक 1 है, प्रोडक्ट यहाँ पर कई बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा,
सुनिएगा ध्यान से। तो परिभाषा इसकी क्या रहेगी, जब किसी एकल अभिकारक को, जब किसी एकल अभिकारक को दो या दो से ज़्यादा उत्पादों में तोड़ दिया जाए तो इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। रिएक्शन को लिख लेना, अपने शब्दों के रूप में लिख लेना। आपके पास कापी कलम होगा, आई होप कि आप लेकर के बैठे होंगे। अगर नहीं लेकर के बैठे हैं तो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। आप लोग यहाँ पर देखिए, सुनिए, इसके एग्जाम्पल्स को लेंगे हम लोग। अच्छा ध्यान रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया जो होती है 3 तरह से कराई जाती है। मतलब वियोजन जो होता है वो 3 तरह से कराया जाता है। वियोजन 3 तरह से होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा होता है विद्युत वियोजन, करंट के द्वारा विद्युत वियोजन हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा जो वियोजन होता है वो होता है प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन, ये तीन तरह का वियोजन होता है। प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपके पास आएंगे, देखिए ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, जब इसमें हम लोग ऊष्मा देते हैं इसको तो ये टूटता है काहे में, जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपके पास आएगा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसमें अगर हम ऊष्मा दे देंगे तो ये टूटेगा लेड ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 2 से। ये रिएक्शन मैंने पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट Zn ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटेगा। इसी तरीके से आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किस में टूटेगा, CaO में, और प्लस काहे में टूटेगा, CO2 गैस में टूटेगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आनी। ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल्स यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक और है आपके पास FeSO4.7H2O, ये आपके पास फेरस सल्फेट है, NCERT की रिएक्शन है। ये क्या करता है, ये FeSO4 प्लस इसके 7H2O बाहर निकल जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद फिर ये FeSO4 जो होता है उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। ठीक है, तो क्या यह रिएक्शन यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रही, बिल्कुल हो रही है। वियोजन सिंगल अभिकारक है और 3 उत्पाद बन गए हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तुमको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कराना है। आयरन देखो 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 सल्फर हो गया, 2 सल्फर हो गया, 3 ऑक्सीजन, 2 ये 5 और 3 8, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन किसकी है, ऊष्मीय वियोजन की। एक और यहाँ पर मैं आपको करा दूं, जिप्सम CaSO4.2H2O, ये आपके पास दिया हुआ है। इसको आप जब हीट करोगे, ऊष्मा दोगे, तो ये क्या बनाएगा, CaSO4.12H2O और प्लस 3/2 H2O, ये बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊष्मा और ये ऊष्मा और ये ऊष्मा। मैंने इतने एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, विद्युत वियोजन में हम लोग क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिकल करंट को जब पास कराएंगे तो अगर वियोजन अभिक्रिया हो रही है तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये विद्युत वियोजन हो रहा है। पानी का जो ब्रेकिंग पानी की होती है, वाटर की ब्रेकिंग, वो इसी विद्युत वियोजन के द्वारा ही होती है। तो H2O यहाँ पर पानी है और यहाँ पर हम क्या देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें विद्युत धारा। तो ये क्या करता है, इसको हाइड्रोजन में और प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 4 हाइड्रोजन होंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन यानी वियोजन की अभिक्रिया अगर प्रकाश ऊर्जा के द्वारा हो रहा है। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, तो तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो चाहे सनलाइट के रूप में दो एनर्जी, चाहे विद्युत ऊर्जा के रूप में दो, चाहे ऊष्मा के रूप में दो, एनर्जी देना पड़ेगा तभी रिएक्शन होंगी। ठीक है, इसीलिए इनको ऊष्मा शोषी विक्रियाएं भी कहते हैं। ऊष्मा शोषी वे विक्रियाएं होती हैं जो एनर्जी दे करके कराई जाती हैं। तो जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं सब ऊष्मा शोषी होती हैं। प्रकाशीय वियोजन में क्या आता है, सिल्वर क्लोराइड। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड की, AgCl की। ये सनलाइट में क्या करता है, Ag में टूटता है और प्लस इसका क्लोरीन गैस इसकी अलग हो जाती है। 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से इसको मल्टीप्लाई कराओ।
तो ये वियोजन अभिक्रियाएं हैं। आप फटाफट से एग्जांपल्स नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं विस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, विस्थापन अभिक्रियाएं, यहाँ पर हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में बेसिकली होता क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इंग्लिश नेम इसका है। मान लिया हम यहाँ पर देखें ए और बी ये बहुत आराम से एक दूसरे के साथ रह रहे थे और सी वाले को ये अच्छा नहीं लगा कि बी ए के साथ रहे, तो इसने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली, और बी बेचारा इस तरीके से रोता हुआ यहाँ पर खड़ा है कि बेचारा रो रहा है, यार किस तरीके से हम ए के साथ थे और सी ने आकर के हमको अलग कर दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए के साथ में बी था और सी ने आकर के बी को एक गुस्सा मारा, इसको भगा दिया इसकी जगह से, खुद इसकी जगह ले ली। ठीक है, ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है ये। ठीक है, इसलिए ये काम कर लेता है ऐसा अभिक्रियाशील, ये बहुत ज़्यादा होता है और ये कम अभिक्रियाशील है। तो ध्यान रखिएगा, जो ताकतवर है ना वो अब कमज़ोर को देखो परेशान करता है, मारता है, पीटता है, तो ये ताकतवर है, ये कमज़ोर है भी, तो ये ताकतवर कमज़ोर को परेशान कर रहा है, उसको भगा रहा है उसकी जगह से, और बेचारा कमज़ोर आदमी क्या है, वो चला जाएगा रोता चिल्लाता हुआ। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली विस्थापन अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे कि ऐसे विक्रियाएं जिनमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को, ऐसी विक्रियाएं जिनमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दे, खुद उसका स्थान ले ले, उन अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण इसके आपको यहाँ पर देखना है, तो इसके बहुत अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में बात करें, CuSO4 ये क्या है, ब्लू सोल्यूशन होता है, इसमें आयरन की नेल, लोहे की कील डाल दी जाती है, तो ये क्या बन जाता है, FeSO4 और प्लस इसका कॉपर अलग है, ये लाइट ग्रीन हो जाता है, लाइट ग्रीन, हल्का हरा हो जाता है। एक ये अभिक्रिया हो गई। दूसरे आपके पास आ जाएगी यहाँ पर CuCl2, अगर इसमें जिंक डाल दें या CuSO4 ही हो तो ये बनाएगा ZnCl2 और प्लस Cu अलग, तो ये क्या है, ये अधिक अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव हम यहाँ पर लिख के दे रहे हैं। आपको एग्जाम में अधिक अभिक्रियाशील लिख देना है, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम बात करें H2SO4, इसमें आपने जिंक डाल दिया तो ये क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाओं के। तो अभी मैं आपसे कहूँ अगर क्या यहाँ पर FeSO4 है, क्या जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ZnSO4 और प्लस Fe बन जाएगा या नहीं बनेगा। आप इस अभिक्रिया को कैसे पता लगाओगे, तो इसके लिए आपको सक्रियता सारणी याद करनी है। क्या याद करना है, सक्रियता। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है, शायद दिखाई दे रहा है। ठीक है, सक्रियता सारणी। तो सक्रियता सारणी को क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ताप चाप सोना। ठीक है ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ताप तांबा पा पारा चा चांदी पा प्लेटिनम सोना। ठीक है, तो जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी ऊपर के मेटल हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर होता है, सबसे लेस रिएक्टिव नीचे होता है। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन आपसे पूछ ले कि मान लो ZnSO4 है और फिर कॉपर आ गया, Cu आ गया, तो क्या ये रिएक्शन CuSO4 और प्लस Zn हो जाएगी, इस तरह से विक्रिया ये हो जाएगी, तो आंसर है नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये कॉपर नीचे है तो कम क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर अभिक्रियाशीलता घटेगी। क्या होगा, अभिक्रियाशीलता जी घटेगी। ऊपर से नीचे आओगे तो अभिक्रियाशीलता घटेगी। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, ये अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील अधिक को डिस्प्लेस
नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन के होने की संभावना भी आप पता कर सकते हो। तो विस्थापन अभिक्रिया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो FeSO4 Zn के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnSO4 प्लस Fe। क्या ये रिएक्शन हो सकती है? देखो जिंक ऊपर है, देखो ध्यान दीजिएगा, जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, तो आयरन नीचे है ना, ऊपर और नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस करेगा, हो जाएगी रिएक्शन। ये नहीं हो पाएगी, ऊपर की पॉसिबल है, नीचे की पॉसिबल नहीं है। ओके, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की, डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो आयन दो विलेनों के बीच आपस में अदला बदली कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर A और B, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं आराम से, C और D ये आपस में एक साथ रह रहे हैं, A B और C D इनके बीच ना कुछ अनबन हो गई, तो इसने A ने कहा B से तुम हमसे अलग हो जाओ, A अलग हो गया, इधर इनके बीच भी अनबन हो रही थी, C और D भी अलग हो गए, तो अब A के साथ C आ गया और B के साथ D आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अदला बदली आपस में हुई है, बिल्कुल हुई है। तो इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे आप? जब दो या दो से अधिक, जब किन्हीं दो विलेनों के बीच दो आयन आपस में एक दूसरे से अदला बदली करके उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इनमें ज़्यादातर अवक्षेप बनता है, इसीलिए इनको अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेंगे पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से, PbNO3 का होल ट्वाइस इसके साथ कराएंगे, बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, पीला अवक्षेप, ठीक है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, आयोडीन इधर दो है, सॉरी इधर दो है, इधर एक है, दो से मल्टीप्लाई करो, दो पोटेशियम दो से इसको मल्टीप्लाई करो, NO3 दो है, दो NO3 है, ठीक है। दूसरा होता है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 रिएक्शन करेगा सोडियम सल्फेट से, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 एरो, तो बेरियम सल्फेट बनेगा अब प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो देखो यहाँ भाई अदला बदली हो रही है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस की, ठीक है, नोट कर लिए फटाफट। जी, रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं, उनको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं चल रही हो या एक साथ हो रही हो, उनको रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर, आपके पास जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन कराओ, तो जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऑक्सीकरण लिख देंगे। अब इसमें से ऑक्सीजन निकाली गई है, क्या? ऑक्सीजन निकाली गई है, तो ऑक्सीजन का निकालना क्या होता है? अपचयन होता है। तो देखो एक चीज का हुआ है क्या? ऑक्सीकरण, दूसरे का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, तो इनको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आयरन Fe2O3 के साथ करा देंगे, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा Al2O3 और प्लस आयरन लिक्विड। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ी है ना, तो क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, और इसमें देखो ऑक्सीजन लूज हुई है, तो इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, H2S प्लस G, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर और आपसे जो है रिकमेंड करूँगा कि आप देखने की कोशिश करें। H2S प्लस SO2
सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, बनाएगा सल्फर और प्लस बनाएगा H2O। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस से करनी पड़ेगी? सर बैलेंस नहीं है, करनी पड़ेगी। H2 ऑक्सीजन 2 उधर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 सल्फर और 1 सल्फर, ये 3 सल्फर हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दो। ये क्या हुआ है सर? यहाँ पर ऑक्सीजन लूज हुई है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का लूज होना, अपचयन। ऑक्सीजन गेन करना, ऑक्सीकरण। ये बड़ा एक एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना है। जब कोई चीज़ ऑक्सीजन को ग्रहण करती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब कोई चीज़ ऑक्सीजन को लूज करती है तो उसका अपचयन होता है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो जब किसी विक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उनको हम लोग रेडॉक्स विक्रियाएं कहते हैं। इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक 2 सवाल और पूछता है कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीकारक वे होते हैं, आप नोटबुक उठाइए, उस पर आपको डेफिनेशन लिखिएगा। ऑक्सीकारक देखो, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपने सामने वाले का ऑक्सीकरण कराते हैं और खुद अपचयित हो जाते हैं, खुद का अपचयन होता है, सामने वाले का ऑक्सीकरण कराते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट वे होते हैं जो सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, सुनिए ध्यान से, टिकट एजेंट है, वो आपके टिकट बनाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई वॉशिंग पाउडर का एजेंट है, वो आपको वो वॉशिंग पाउडर प्रोवाइड करता है। इस तरीके से जो ऑक्सीकारक हैं वो सामने वाले को ऑक्सीकरण कराएंगे और खुद का अपचयन होगा। ध्यान रखनी है इस चीज़ को। तो देखिएगा, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये इसका ऑक्सीकरण करा रहा है। देखो कार्बन का ऑक्सीकरण करा रहा है, ZNO कार्बन का ऑक्सीकरण करा रहा है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीकारक। ठीक है ना। ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखो, ये ऊपर वाले को अपचयन करा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? अपचायक। और इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एक लॉजिक बता दूं ना, जिन कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन होगा वो हमेशा ऑक्सीकारक होंगे, जिन कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन लगा होगा वो क्या होंगे? ऑक्सीकारक। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकारक कौन है, तो आपको ये बता देना, इसमें ऑक्सीजन लगा है ना, ये ऑक्सीकारक है, और ये वाला अपचायक है। तो ऑक्सीकारक अपचायक को पहचानने का एक मोटा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जिनमें ऑक्सीजन लगा है वो ऑक्सीकारक है और जिनमें नहीं लगा है वो अपचायक है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, ऊष्माशोषीय विक्रियाओं के बारे में। ठीक, नोट करो। ऐसी विक्रियाएं जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन कराती हैं, यानी एनर्जी को रिलीज करती हैं, उनको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और वे विक्रियाएं जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, ठीक है ना, यानी ऊष्मा ग्रहण करती हैं, उनको हम लोग ऊष्माशोषी कहते हैं। ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है या ऊष्मा को बाहर निकाल देती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऊष्माक्षेपीय विक्रियाओं में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या देता है? ऊष्मा देता है। तो क्या ये ऊष्माक्षेपी है? बिल्कुल है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, MgO बनाता है, प्रकाश देता है, सफेद चमकीले प्रकाश से ये जलता है, ठीक है ना, ये भी ऊष्माक्षेपी का ही। डाइल्यूशन ऑफ द एसिड, अम्ल का तनुकरण करना। तो जब डाइल्यूशन ऑफ एसिड होता है, सॉरी अम्ल का जब तनुकरण होगा, हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, अम्ल का तनुकरण, अम्ल का तनुकरण यानी अम्ल को जब डाइल्यूट किया जाता है, पानी मिलाया जाता है, ठीक है ना, अम्ल में पानी नहीं डालते हैं, पानी में अम्ल डालते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अम्ल का तनुकरण ये भी ऊष्माक्षेपी होता है। इसी तरीके से जो आप देखते हैं कचरा वगैरह भर दिया जाता है बाहर घूरे पर, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो जो कचरे का निपटान होता है या कचरे का जो बायोडिग्रेडेशन होता है, जैव निम्नीकरण होता है, कचरे का जैव निम्नीकरण, वो भी ऊष्माक्षेपी होता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ टूटता है, CO2 H2O प्लस 38 ATP। देखो इसमें भी एनर्जी निकल रही है, तो ये भी क्या है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी में ऊष्मा जो है अवशोषित होती है। तो जितनी वियोजन अभिक्रियाएं हैं,
वियोजन अभिक्रियाएं सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ऊष्मा शोषी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको बहुत सारी अभिक्रिया बताई हैं, वो सब ऊष्मा शोषी की कैटेगरी में आ जाएंगी, आप लिख लीजिएगा। एक अभिक्रिया और बहुत इंपॉर्टेंट है, दहन अभिक्रिया पूछता है कि दहन अभिक्रिया क्या होती है। तो दहन अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें किसी फॉसिल फ्यूल को, किसी जीवाश्मी ईंधन को जलाने पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में, उनको दहन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कोयले का दहन, तो कोयले को जब जलाते हैं अंगीठी में तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो ये एक दहन अभिक्रिया में आता है, ठीक है। इसी तरीके से मीथेन का दहन, तो मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो CO2 बनता है, H2O बनता है और प्लस बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो दहन अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखोगे, वे अभिक्रियाएं जो एक बड़ी मात्रा में ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं उनको हम लोग दहन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो दहन अभिक्रियाओं में आपके पास कार्बन और मीथेन, ये दहन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। दहन और ऑक्सीकरण में अंतर क्या होता है, तो इसके लिए आप बहुत सिंपल लॉजिक है। दहन एक भौतिक अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण एक जैविक अभिक्रिया है, ठीक है ना। दहन में बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और ऑक्सी जो शोषण होता है कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। दहन के लिए किसी भी बाहरी जैव शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीकरण के लिए जैव शक्ति की जरूरत होती है। यहाँ पर एंजाइम काम करते हैं, यहाँ पर एंजाइम काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और इसी तरीके से आपको वीडियोस देखने के लिए, इसी तरीके की नॉलेज भरी वीडियोस आपको पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।